वेलकम टू एज रैंट। आज हम बात करने वाले हैं 2000 के कुछ मोस्ट आइकॉनिक मूवीज के बारे में। ये वो दौर था जब सिनेमा ने जॉनरास को एक्सप्लोर किया, हमें ऐसे अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स और कहानियां दी जो आज भी हमारे दिलों में है। हर जॉनरा में कुछ ना कुछ अमेजिंग बना, चाहे वो सुपर हीरो हो, हिस्टोरिकल ड्रामा या फैंटेसी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं 2000 की टॉप 10 मूवी लिस्ट। नाउ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द डार्क नाइट की। नाउ ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। अगर सुपर हीरोज मूवीज का नाम लो तो डार्क नाइट का मेंशन करना बेहद जरूरी है। क्रिस्टोफर नोलन ने बैटमैन के कैरेक्टर को एक कंप्लीटली अलग डायमेंशन दी थी। द डार्क नाइट सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं थी, ये एक कॉम्प्लेक्स क्राइम ड्रामा थी जिसमें गौथम सिटी के करप्ट सिस्टम और विलन्स के डार्क साइड को दिखाया गया था। स्टोरी बैटमैन के साथ साथ गॉथम सिटी के केओस के ऊपर भी फोकस करती है, लेकिन रियल स्टार ऑफ द शो इज जोकर, जिसे हीथ लेजर ने इतने ब्रिलियंट तरीके से पोर्ट्रे किया था कि आज तक वो सबसे आइकॉनिक विलन्स में माना जाता है। उसका केओटिक नेचर, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ने इस मूवी को एक डिफरेंट लेवल पर पहुंचा दिया था। नाउ जोकर के साथ बैटमैन का फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट, जहां जोकर केओस का सिंबल था और बैटमैन ऑर्डर का। फिल्म के बहुत से सीन्स आइकॉनिक बन गए, जैसे जोकर का पेंसिल वाला ट्रिक या उसका हॉस्पिटल को उड़ाना, जो एक टेरिफाइंग और ब्रिलियंट मोमेंट था। नाउ लेजर की परफॉर्मेंस को आज भी रिमेम्बर किया जाता है, जिसकी वजह से लेजर ने ऑस्कर भी जीता है। नाउ बैटमैन, जिसे क्रिस्टियन बेल ने पोर्ट्रे किया, एक हीरो होने के बाद भी फ्लॉट और कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है। उसके इनर स्ट्रगल और जोकर के साइकोलॉजिकल अटैक्स के बीच एक टेंशन बिल्ड होती है जो फिल्म को इतना कंपेलिंग बनाती है। यह फिल्म सुपर हीरो जॉनरा के लिए एक हाई बेंचमार्क सेट करके गई थी और इसने $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई भी की थी, जिसकी वजह से सुपर हीरो मूवीज का लैंडस्केप ही बदल गया। नाउ नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द लॉर्ड ऑफ द रिंग रिटर्न ऑफ द किंग। ये मूवी 2003 में रिलीज हुई थी। J.R.R. टोल्किन की क्लासिक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी का ये फाइनल चैप्टर था। द रिटर्न ऑफ द किंग एक सिनेमैटिक इवेंट था जो फैंटेसी जॉनरा को रीडिफाइन कर गया। फिल्म का प्लॉट फ्रोडो और सैम से डेंजरस जर्नी को फॉलो कराता है, जहां वो वन रिंग को माउंट डूम में डिस्ट्रॉय करने जा रहे होते हैं। साथ ही एर्गोन, गैंडल्फ और उसके बाकी कैरेक्टर मिडल अर्थ को सौरन के टेरर से बचाने के लिए फाइनल बैटल भी लड़ रहे होते हैं। पीटर जैक्सन ने इतने ग्रैंड स्केल पर यह मूवी बनाई थी जो आज तक कोई फैंटेसी मूवी मैच नहीं कर पाई। स्पेशल इफेक्ट से लेकर कैरेक्टर डेवलपमेंट सब कुछ टॉप नॉच था। इस मूवी का एक इमोशनल कोर था जो फ्रोडो और सैम की दोस्ती और उनके सैक्रिफाइस से जुड़ा था। सैम का फ्रोडो के लिए कहना, आई कांट कैरी इट फॉर यू बट आई कैन कैरी यू, ये एक हार्ट टचिंग मोमेंट था जो एक अच्छी दोस्ती की मिसाल बन गया। फिल्म ने टोटल 11 अवार्ड्स जीते थे, जिसमें बेस्ट पिक्चर भी शामिल था। ये पहली फैंटेसी मूवी थी जो बेस्ट पिक्चर जीत गई थी और इसने फैंटेसी जॉनरा को मेन स्ट्रीम बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ट्रिलॉजी के क्लोजर के साथ ये फिल्म एपिक स्केल पर इमोशनल और एक्शन पैक्ड थी और एक सिनेमैटिक मास्टरपीस के तौर पर हमेशा याद रखी जाती है। नाउ नेक्स्ट आती है ग्लैडिएटर। ये मूवी 2000 में रिलीज हुई थी। रिडली स्कॉट की ग्लैडिएटर एक हिस्टोरिकल एपिक थी जो एंशियंट रोम के टाइम को जिंदा कर देती है। इस मूवी की स्टोरी एक ब्रेव जनरल मैक्सिमस के ऊपर थी, जिसको प्ले करा है रसल क्रो ने। नाउ जिसमें मैक्सिमस को बिट्रेयल के बाद एक स्लेव और ग्लैडिएटर बनाया जाता है। उसकी फैमिली को रोमन एम्परर कॉमोडस, जिसे प्ले करा है जोआकिन फिनिक्स ने, कॉमोडस के ऑर्डर पर मार दिया जाता है और मैक्सिमस अपने बदले जर्नी पर निकल पड़ता है। मैक्सिमस का आर्क एक ट्रैजिक हीरो जैसा था। पहले वो एक सक्सेसफुल जनरल था जिसे सीजर ने अपना सक्सेसर बनाने का डिसीजन लिया था, लेकिन कॉमोडस जो अपने पावर के लिए डेस्परेट था, उसने अपने ही फादर को मारकर मैक्सिमस को एनस्लेव कर दिया। फिल्म का स्टोरी रिवेंज और हॉरर की थीम्स को ब्रिलियंटली एक्सप्लोर करता है। मैक्सिमस का एक ही गोल होता है, अपने परिवार की मौत का बदला लेना और उन्हें इंसाफ दिलाना। ग्लैडिएटर फाइट्स जो कोलोसियम में दिखाई गई थी वो विजुअली स्टनिंग थी। एक्शन सीन्स ब्रूटल और रॉ थे, जिसमें मैक्सिमस अपने करेज और लीडरशिप स्किल्स को दिखाता है
कि वो ग्लैडिएटर होने के बावजूद भी उसके अंदर का जनरल अभी भी जिंदा है। फिल्म का क्लाइमैक्स जहां मैक्सिमस और कॉमोडस के बीच फाइनल फाइट होती है वो एक इमोशनल हाई पॉइंट था। क्रू ने मैक्सिमस के रोल इतनी इंटेंसिटी और डेप्थ के साथ निभाया था कि उन्हें बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला था और फिल्म ने भी बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता था। रिडली स्कॉट का रोम पोर्ट्रेल और उनका टाइट डायरेक्शन इस फिल्म को एपिक बनाता है। अगर आपको हिस्टोरिकल एपिक्स पसंद है तो ग्लैडिएटर जरूर देखनी चाहिए एंड साथ ही में बहुत ही जल्द इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज होने जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। ये मूवी है कोएन ब्रदर्स की डार्क क्राइम थ्रिलर जो एक सिंपल स्टोरी को डीपली फिलोसॉफिकल टेल में ट्रांसफॉर्म करती है। ये फिल्म टेक्सास के डेजर्ट में सेट है जहां एक आदमी लेवलिन मॉस जिसे प्ले करा है जॉश ब्रोलिन ने को एक ड्रग डील के बाद छोड़ा गया था जहां पर उसके पास एक पैसे से भरा सूटकेस मिलता है। उस सूटकेस के साथ साथ एंटन एक अनस्टॉपेबल हिटमैन जो अपने रोल्स और कॉइन टॉस के जरिए लोगों को जिंदगी और मौत का फैसला करता है। नाउ एंटन का कैरेक्टर इतना चिलिंग और रूथलेस विलन का था। उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी और कोल्डनेस फिल्म के टेंशन को कॉन्स्टेंटली बिल्ड करती रहती है। उसका कॉइन टॉसिंग सीन जिसमें वो डिसाइड करता है कि एक गैस स्टेशन ओनर को मारना है या नहीं, वो आज तक के मोस्ट इंटेंस सीन्स में से माना गया है। बॉडेम ने इस रोल के लिए ऑस्कर जीता था क्योंकि एंटन एक ऐसा विलन था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता था। फिल्म का टोन डार्क और अनसेटिंग था और कोहेन ब्रदर ने रैंडमनेस, फेट, वॉयलेंस की थीम को ब्रिलियंटली एक्सप्लोर किया। टॉमी ली जोन्स का कैरेक्टर जो एक एजिंग शेरिफ होता है इस पूरी वायलेंस को समझने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो भी इस ईवल का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। इस फिल्म का मिनिमलिस्टिक अप्रोच और लैक ऑफ ट्रेडिशनल क्लाइमैक्स इसे और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम देयर विल बी ब्लड जो 2007 में रिलीज हुई थी। पॉल थॉमस एंडरसन की देयर विल बी ब्लड एक पावरफुल कैरेक्टर स्टडी थी जो ग्रीड, पावर और एम्बिशन की थीम को डीपली एक्सप्लोर करती है। डैनियल डे लुइस ने ऑयलमैन डैनियल का रोल इतने इंटेंसिटी के साथ प्ले किया था कि उसकी परफॉर्मेंस आज तक एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में मानी जाती है। डैनियल का कैरेक्टर एक रूथलेस बिजनेसमैन का है जो पर्सनल एम्बिशन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। स्टोरी अर्ली 20th सेंचुरी में सेट है जहां डैनियल अपने ऑयल ड्रिलिंग के बिजनेस को एक्सपैंड करता है। जैसे जैसे वो सक्सेस के करीब आता है उसके अंदर की ग्रीड और आइसोलेशन बढ़ता जाता है। डैनियल और एक लोकल प्रीचर इलाई संडे के बीच कॉन्फ्लिक्ट फिल्म का हार्ट है जहां डैनियल अपने बिजनेस और इलाई अपने फेथ के नाम पर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स जहां डैनियल इलाई के साथ आई ड्रिंक योर मिल्क शेक डायलॉग के साथ कन्फ्रंटेशन करता है वो सिनेमा के मोस्ट इंटेंस सीन में से एक है। फिल्म विजुअली स्टनिंग है और एंडरसन का डिटेल्ड डायरेक्शन और डेई लुइस का कमांडिंग परफॉर्मेंस इस फिल्म को एक मास्टरपीस बना देता है। डे लुइस ने इस रोल के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीता था एंड देयर विल बी नो ब्लड को बेस्ट फिल्म ऑफ द डेकेड में काउंट किया जाता है। नाउ इसके बाद आती है दी डिपार्टेड जो 2006 में रिलीज हुई थी। मार्टिन स्कॉरेस की द डिपार्टेड एक ग्रिपिंग क्राइम थ्रिलर थी जो बोस्टन के अंडरवर्ल्ड और पुलिस के बीच कैट एंड माउस गेम को शोकेस करती है। फिल्म का प्लॉट अंडरकवर कॉप बिली कॉस्टिगान जिसे प्ले करा है लियोनार्डो डिकैप्रियो और करप्ट कॉप कॉलिन सुलिवन जिसको प्ले करा है मैट डेमन के अराउंड रिवॉल्व करता है। दोनों ऑपोजिट साइड्स के लिए काम करते हैं, एक पुलिस में अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट और दूसरा माफिया के लिए पुलिस के अगेंस्ट। जैक निकोलसन का फ्रैंक कॉस्टेलो का रोल जो फिल्म का मेन एंटेगनिस्ट है इस गेम का मास्टरमाइंड होता है। अपने रोल को इतना फ्लैम्बोयंसी और मेनस के साथ प्ले किया कि वो कैरेक्टर हमेशा के लिए एक अनफॉरगेटफुल बन गया। स्कॉर्सेस का टाइट डायरेक्शन और इंटेंस स्टोरी टेलिंग आपको पूरा टाइम एज पर रखता है। हर मोमेंट में टेंशन और सस्पेंस
बिल्ट रहता है और जब फाइनल ट्विस्ट आते हैं तो आपको शॉक कर जाते हैं। फिल्म के पेट्रेयल्स, शॉकिंग डेथ्स और लास्ट मिनट रिवील सबको एंगेज रखते हैं। इस फिल्म का बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका अनप्रेडिक्टेबल प्लॉट और ब्रिलियंट कास्ट थी। द डिपार्टेड ने बेस्ट पिक्चर और स्कोरिस को फाइनली बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर दिलाया था, जो लॉन्ग ओवरड्यू था। अगर आपको थ्रिलर्स पसंद है तो ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। नेक्स्ट हम आते हैं इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। नाउ ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। माइकल गॉन्ड्री की इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड एक यूनिक लव स्टोरी थी जो ह्यूमन इमोशन और मेमोरी के कॉम्प्लेक्स थीम को एक्सप्लोर करती है। जिम कैरी और केट विंसलेट की परफॉर्मेंस इस मूवी का हार्ट थी। स्टोरी काफी ओरिजिनल थी, जिसमें जोएल, जिसका रोल प्ले करा है कैरी, और क्लेमेंटाइन, जिसका रोल प्ले करा है विंसलेट ने, दोनों अपनी पेनफुल मेमोरीज को इरेज करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो मेमोरीज डिलीट होती हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। फिल्म का नॉन लीनियर नरेटिव और गॉन्ड्री का विजुअल स्टाइल इस स्टोरी को और भी इमोशनल, कैप्टिवेटिंग बनाता है। ये एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म थी जो दिखाती है कि हमारी मेमोरीज चाहे कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो, वो हमें हमेशा शेप करती हैं एक ह्यूमन बनाने में। जोएल और कैलमेंटाइन के लव स्टोरी डिफरेंट थी क्योंकि इसमें सिर्फ रोमांस नहीं था, बल्कि हार्ट ब्रेक और रिग्रेट के इमोशंस भी थे। इस फिल्म ने मेमोरी और लव के बीच एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को बहुत ही यूनिक तरीके से एक्सप्लोर किया था। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं सिटी ऑफ गॉड, जो 2002 में रिलीज हुई थी। सिटी ऑफ गॉड एक ब्राजीलियन क्राइम ड्रामा थी जो रियो डे जेनेरियो के फेवल्स में सेट थी। ये एक ऐसा वर्ल्ड दिखाती है जो पॉवर्टी, क्राइम और वायलेंस से घिरा हुआ था। स्टोरी रॉकेट नाम के एक यंग बॉय का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाती है जो एक फोटोग्राफर बनने का सपना देखता है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट उसे कॉन्स्टेंटली पुल बैक करता है टू डू द बैड थिंग्स। फिल्म का पेस फास्ट है और एक रियलिस्टिक टोन के साथ आपको इमर्स करता है। ये एक ग्रिपिंग टेल है जो जिंदगी के स्ट्रगल्स एंड क्राइम के इफेक्ट्स को एक साथ दिखाती है। डायरेक्टर फर्नांडो ने इस फिल्म को विजुअली स्ट्राइकिंग बनाया, जिसमें क्योटिक येट मेस्मराइजिंग पोर्ट्रेयल ऑफ लाइफ को दिखाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पैन्स लैब्रिंथ, जो रिलीज हुई थी 2006 में। नाउ गिलर्मो डेल टोरो की पैन लैब्रिंथ एक डार्क फैंटेसी फिल्म थी जो हिस्टोरिकल और फैंटेसी एलिमेंट्स को ब्यूटीफुली ब्लेंड करती है। सेट इन पोस्ट सिविल वॉर्स एरा इन स्पेन, स्टोरी एक यंग गर्ल ओफेलिया के ऊपर फोकस करती है जो एक टेरिफाइंग रियल वर्ल्ड से एस्केप करके फैंटेसी वर्ल्ड में चली जाती है, जहां उसका सामना मैजिकल क्रीचर से होता है। लेकिन ये फैंटेसी वर्ल्ड उतना भी सेफ नहीं होता जितना दिखाया जाता है। ओफेलिया की जर्नी एक डार्क फेरी टेल है जो इनोसेंस और इविल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है। नाउ डेल टोरो ने विजुअली स्टनिंग क्रिएचर जैसे फॉन और पेल क्रिएट किया जो फैंटेसी और हॉरर का ब्लेंड दिखाते हैं। फिल्म का टोन काफी स्टनिंग था, लेकिन इमोशनल डेप्थ एंड पावरफुल स्टोरी टेलिंग एक मास्टर पीस बन जाती है। नाउ लास्टली हम बात करने वाले हैं मेमेंटो के बारे में, जो 2000 में रिलीज हुई थी। नाउ मेमेंटो क्रिस्टोफर नोलन की एक माइंड बेंडिंग थ्रिलर थी जो अपने रिवर्स नैरेटिव के लिए फेमस थी। स्टोरी एक आदमी लियोनार्ड शेल्बी के बारे में है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार है और अपनी वाइफ के किलर का पता लगाने की कोशिश करता है। फिल्म का स्ट्रक्चर यूनिक है क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में चलती है, जो ऑडियंस को प्रोटैगनिस्ट की मेंटल हेल्थ का एक ग्लिम्प्स देती है। नाउ गाय पियर्स, जिसने लियोनार्ड का रोल इतने ब्रिलियंट से प्ले किया था कि आप उसके पेन और कंफ्यूजन को फील कर सकते हैं। नोलन का टाइट डायरेक्शन और एंगेजिंग नैरेटिव स्ट्रक्चर इस फिल्म को एक पजल बना देता है जिसमें आपको हर क्लू को सॉल्व करने में मजा आता है। मेमेंटो एक ऐसी थ्रिलर है जो आपको पूरे टाइम गेसिंग गेम खेलने पर मजबूर करती है। वेल, ये तो थी हमारी टॉप 10 मूवीज ऑफ 2000
लिस्ट। लेकिन इस दौर में और भी कई फिल्में थी जो मेंशन करने लायक हैं, जैसे कि इनग्लोरियस बास्टर्ड जो 2009 में रिलीज हुई थी, चिल्ड्रन ऑफ मैन जो 2006 में रिलीज हुई थी, एंड लास्टली स्लम डॉग मिलियनेयर जो 2008 में रिलीज हुई थी। ये सभी फिल्म अपने अपने जॉनरास में मास्टरपीस थी। आज के इस टॉपिक में इतना ही। मैं जल्द मिलूंगा एक और न्यू टॉपिक के साथ, एक और न्यू वीडियो में।